चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। आज की क्लास है हमारी जिनका भी अपकमिंग इसी मंथ में सीआरई नॉर्थ एम्स के लिए एग्ज़ाम है, अलग अलग पोस्ट के लिए, चाहे वो एमपीएचडब्ल्यू की हो या फिर कोई सी भी आपके है जो एग्ज़ाम हो, एएनएम का, एमपीएचडब्ल्यू, सीएचओ का। और साथ ही साथ उन सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक जिनका 18, 19, 20 तारीख को एग्ज़ाम है एमपी के लिए। उनके लिए नोट्स, पीडीएफ मटेरियल अवेलेबल है, आप मेरे डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर के थ्रू भी ले सकते हैं। सीआरई एग्ज़ाम के लिए बहुत सारे लोगों के डाउट हैं कि स्पेशली एमपीएचडब्ल्यू और एएनएम के लिए क्या पढ़ें, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि मेडिकल एंड नर्सेज हब की एएनएम वाली बुक आ गई है, वो बुक आप लोग है जो ऑर्डर कर सकते हैं। बुक है जो आपको अवेलेबल है फ्लिपकार्ट पर भी, और साथ में आपको बुक है आपको फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है और आपको बुक डायरेक्ट में भी अवेलेबल है। फ्लिपकार्ट के कंपेयर में बुक आपको डायरेक्ट में सस्ती है, तो जो भी लोग जैसे ऑर्डर करना चाहते हैं ज़रूर पढ़िए। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस तरीके की डेली आपको 50 MCQs वाली क्लास चाहिए है या नहीं, क्योंकि आज से क्लास है जो आपकी स्टार्ट की गई है और जो आपकी चलेगी अपकमिंग जितने भी CHO एग्ज़ाम है तब तक के लिए। पहले क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए आपसे पूछा गया है, और जो भी क्वेश्चन यहाँ पे आपको ऐड किए जाएंगे वो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में आएंगे, ये मेरी आपसे गारंटी है। पहले क्वेश्चन में आपको कहा गया है नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन इंडिया इन। एक और चीज़ की जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली सीआरई में एग्ज़ाम देने वाले हैं एम्स के लिए, कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन जो होना है उसके लिए, नर्सिंग वालों को सभी पेपर, चाहे वो मैट्रिन का हो, नर्सिंग ऑफिसर हो, स्टाफ नर्स हो या एएनएम एमपीएचडब्ल्यू हो, कोई सा भी नर्सिंग का पेपर आपका हिंदी में नहीं रहना, तो आप तैयारी अपनी इंग्लिश फॉर्मेट से ही करके रखिए। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था भारत में? 1987 में, 1980, 1986 और 1981 में। तो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम भारत में लॉन्च किया गया था 1987 में, और अभी जो फेज़ चल रही है वो चौथी फेज़ चल रही है। एग्ज़ाम में आता है नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो HIV, इसका क्या है, वायरस है एड्स के लिए। वायरस पूछें तो क्या है, HIV वायरस है। ट्रांसमिशन पूछें तो सेक्सुअल ट्रांसमिशन टॉप पे जाता है, देन आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी हो सकता है, माँ से बच्चे को भी हो सकता है। ड्रग ऑफ चॉइस भी आती है यदि आपको एड्स की एग्ज़ाम में, तो आपकी होती है पहली जुडोविडिन। क्या है, जुडोविडिन। यदि मदर टू बच्चे के लिए पूछें, मदर टू चाइल्ड में ट्रांसमिशन के लिए पूछें तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी आपकी, निवेरा पाइन। दोनों ART ड्रग है, नाम याद रखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपको, ऑटोक्लेव इज यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन बाय मीन्स ऑफ। तो ऑटोक्लेविंग का इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए, केमिकल्स, एज अ ड्राई मेथड के बेस पे, स्टीम अंडर प्रेशर या फिर बॉइलिंग। तो जो ऑटोक्लेविंग मेथड अपनाई जाती है किस चीज़ पे फोकस्ड रहती है, ऑटोक्लेविंग। टेम्परेचर आपसे पूछा जाता है, यदि टेम्परेचर की बात करें तो 121। अब यहाँ पर ड्यूरेशन की बात करें हम, तो ड्यूरेशन कितना होता है, 15 to 20 मिनट, बट डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ यहाँ पर स्टरलाइज कर रहे हैं। और बेस्ट मेथड कंसीडर की जाती है, इसमें स्पोर भी किल हो जाते हैं कंपेयर टू अदर मेथड्स के। ये चीज़ें आपको याद रखना है। तो यहाँ पर एक इस पद्धति पे काम करेगा ऑटोक्लेविंग, स्टीम अंडर प्रेशर। स्कर्वी इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ स्कर्वी है जो किसके कारण होता है, किसकी कमी से, विटामिन A, E, D या C। तो विटामिन A से होता है जनरली आइस से रिलेटेड प्रॉब्लम, मतलब यहाँ पर आपकी हो सकती है नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है, या फिर आपका जो आई में ड्राइनेस हो सकती है, ज़ीरोफ्थेल्मिया जिसको कहेंगे हम। विटामिन E एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कहलाता है, स्किन से रिलेट करती प्रॉब्लम होगी। विटामिन D जो कि हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी होगा, यहाँ पर विटामिन C क्या होगा, विटामिन C। और एस्कॉर्बिक एसिड, इसका केमिकल नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कलेक्शन ऑफ पस इन द प्लूरल कैविटी इज। यदि प्लूरल कैविटी में, प्लूरल कैविटी क्या कहलाती है, जिसके अंदर लंग्स सिक्योर होते हैं, यदि उस प्लूरल कैविटी में पस का कलेक्शन हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, हीमोथोरैक्स।
न्यूमोथोरिक्स, एम्पायमा या फिर एम्फाइसीमा। एटेलेक्टेसिस, ये क्या है, कुछ एबनॉर्मलिटीज़। हीमोथोरिक्स में मतलब ब्लड होगा। एम्पायमा मतलब कि पस का कलेक्शन हो रहा है। एम्फाइसेमा जो हमने पढ़ा था, बैरल चेस्ट देखने को मिलेगा इसमें। तो यहाँ पर कलेक्शन ऑफ पस की बात की जा रही है। क्या है, कलेक्शन ऑफ पस की बात की जा रही है। तो क्या होगा, एम्पायमा, जो कि किसी इन्फेक्शन के कारण डेवलप हो सकता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, अगले क्वेश्चन में कहा गया है, द नर्स इज असेसिंग अ क्लाइंट विथ सस्पेक्टेड डायग्नोसिस ऑफ हाइपोकैल्सेमिया। विच क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन वुड द नर्स एक्सपेक्ट टू नोट इन द क्लाइंट। हाइपोकैल्सीमिया यदि किसी पेशेंट में क्या है, फाइंड आउट हुआ है, डायग्नोस हुआ है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या हो सकते हैं, नर्स आपको पता होना चाहिए। नेगेटिव टिचिंग, पॉजिटिव ट्राउजी साइन, हाइपोएक्टिव डीप टेंडन रिफ्लेक्स, नेगेटिव चौबोस्टिक साइन। तो आपको पता होना चाहिए हाइपोकैल्सेमिया। हाइपोकैल्सेमिया का मतलब है यहाँ पर क्या, टेटेनी। क्या है, टेटेनी। जब ब्लड सीरम लेवल में कैल्शियम की क्या हो जाएगी, कैल्शियम क्या होगा, कम होगा, तब एक कंडीशन देखने को मिलेगी। कैल्शियम यदि लेस होता है तो टेटेनी के क्लासिकल साइन होते हैं ट्राउजी साइन, चौबोस्टिक साइन, हाइपर एक्टिव डीप टेंडन रिफ्लेक्स, जिसमें पूरी बॉडी आर्क शेप में हो जाती है, तो वो होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन में नेगेटिव टीचिंग ये नहीं है, पॉजिटिव ट्राउजी साइन ये करेक्ट आंसर है आपका। ये हाइपर एक्टिव होते हैं डीप टेंडन रिफ्लेक्स, और पॉजिटिव चौबोस्टिक साइन देखने को मिलेंगे। मतलब आप फेस पे पिंच करेंगे तो यहाँ पर पूरा जो फेस है कैसा होगा, तिरछा टाइप का देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, पॉजिटिव ट्राउजी साइन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपको, जेम्स लिंड इज वेल नोन फॉर द डिस्कवरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जेम्स लिंड जो कि एक साइंटिस्ट है यहाँ पर, तो अकॉर्डिंग टू इनके किस डिस्कवरी को इनकी फेमस माना गया था, कॉज ऑफ स्कर्वी, क्योर ऑफ स्कर्वी, या फिर सिम्टम ऑफ स्कर्वी, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो इनके अकॉर्डिंग है जो, इनके अकॉर्डिंग है जो किस चीज़ की जो डिस्कवरी इनकी फेमस रही थी, वो थी इनकी डिस्कवरी क्योर ऑफ स्कर्वी। इन्होंने ही पता किया था कि जो सिट्रस है, क्या है, सिट्रस है, सिट्रस के कारण क्या देखने को मिलेगा, सिट्रस देने से स्कर्वी का ट्रीटमेंट है जो हो सकता है। तो इन्हीं की डिस्कवरी है कि जेम्स लिंड, जो वेल नॉन नेम है किसकी डिस्कवरी के लिए, क्योर ऑफ स्कर्वी। इन्होंने ही कहा था कि सिट्रस, अब यहाँ पे सिट्रस या ऑरेंज जो भी अवेलेबल हो, जिसके जो यहाँ पर जिस चीज़ में सिट्रस अवेलेबल हो वो यहाँ पर क्लियर है। नेक्स्ट वन इज, अ पेशेंट विथ अ कोलोस्टोमी इज एट रिस्क फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन। यदि किसी मरीज की कोलोस्टोमी की गई है, क्या है, यदि किसी मरीज की कोलोस्टोमी की गई है, क्या कॉम्प्लिकेशन होने के रिस्क हो सकते हैं। तो यहाँ पर हाइपोग्लाइसीमिया, इन्फेक्शन एट द स्टोमा साइट, हाइपोक्सिया, या फिर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। लेट से कोई भी सर्जरी होती है, कोलोस्टोमी में क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन की एक तरीके से यहाँ पर ओपनिंग की जाती है। कोलोस्टोमी में कोलोस्टोमी बैग है जो लगाया जाता है। अब जब भी कोई चीज़ इंसर्ट करी जा रही है तो यहाँ पर साइट में जिस जगह पर एक कोलोस्टोमी की गई है वहाँ पर इन्फेक्शन होने के चांसेस है, वही इसका कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, इन्फेक्शन एट द स्टोमा साइट। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ड्रग इज कॉमनली यूज्ड इन द हेल्प क्लोज अ पेशेंट डक्टर्स आर्ट्रियोसिस इन अ प्री मैच्योर इन्फेंट। यदि बच्चा समय से पहले पैदा हो गया है तो PDA, यहाँ पर नाम आपने पढ़ा है, कई बार पढ़ा है। तो जो यहाँ पर PDA यदि किसी बच्चे को होता है, समय से पहले बच्चा पैदा हो गया है, तो उस PDA को क्लोज करने के लिए जो ड्रग यूज़ की जाएगी कौन सी होगी, आइब्यूप्रोफेन, इंडोमेथासिन, फ्रूसेमाइड, या फिर डिगॉक्सिन। ये सभी ड्रग हैं जो ड्रग ऑफ चॉइस, NSAID हो गई, आइब्यूप्रोफेन जैसा पेन किलर की तरह यूज़ की जाती है। इंडोमेथासिन, यहाँ पर कौन सी मेडिसिन यूज़ की जाएगी, इंडोमेथासिन को है जो इस्तेमाल किया जाएगा। क्या है, इंडोमेथासिन भी एक NSAID ड्रग है, फ्रूसेमाइड है जनरली एक डायूरेटिक ड्रग है, डिगॉक्सिन है जो डिजिटालिस एजेंट है। तो यहाँ पर यदि मरीज आपके जो प्रीमेच्योर बेबी पैदा हुआ है उसमें PDA को क्लोज करने के लिए जो मेडिकेशन इस्तेमाल की जाएगी वो कौन सी होगी, वो होगी आपकी इंडोमेथासिन। क्लियर। नेक्स्ट वन है यहाँ पर,
द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स इनटू फैट इज नोन एज। यदि ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट हो जाता है तो उसको फैट में कन्वर्ट करने की प्रोसेस क्या कहलाएगी? लिपोजेनेसिस, ग्लाइकोनियोजेनोलाइसिस या फिर ग्लाइकोजेनेसिस, क्या कहलाएगी ये प्रोसेस? तो ये प्रोसेस कहलाती है लिपोजेनेसिस। कार्बोहाइड्रेट का फैट में कन्वर्जन क्या कहलाता है? लिपोजेनेसिस। ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में कन्वर्ट होना, जो हमारे शरीर में जो ग्लूकोज स्टोर होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। जब ज़रूरत पड़ती है तो वो ग्लाइकोज कन्वर्ट होके क्या करेगा? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होना क्या कहलाएगा? ग्लाइकोनियोजेनेसिस। नेक्स्ट वन, विच लंग इज स्लाइटली स्मॉलर इन ह्यूमन टू मेक स्पेस फॉर हार्ट। तो 2 लंग्स होते हैं, सबको पता है। क्या है? लंग्स यहाँ पर कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो कौन सा लंग है जो छोटा है, स्लाइटली छोटा है ह्यूमन में? हार्ट को स्पेस देने के लिए, हार्ट को स्पेस देने के लिए कौन सा लंग है जो छोटा है? राइट लंग, लेफ्ट लंग, बोथ आर सेम, या फिर नन ऑफ दी अबव। ये सबको पता है कि एक लंग दूसरे लंग से थोड़ा छोटा है और थोड़ा जो उनका सीक्वेंस होता है वो हार्ट को जगह देने के लिए होता है, जो कि वाइटल ऑर्गन है दोनों चीज़ें। तो वो होता है हमारा लेफ्ट लंग। क्या होगा? लेफ्ट लंग। यदि आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि किसमें कितने लोब होते हैं, तो लेफ्ट लंग्स के लोब कितने होते हैं? क्या है? लेफ्ट लंग्स में ओनली 2 लोब होते हैं, अपर एंड लोअर लोब। सॉरी। फिर आता है हमारा क्या? राइट लंग। तो राइट लंग में कितने लोब होते हैं? राइट लंग में होते हैं 3। सुपीरियर मतलब कि आपका अपर, मिडिल एंड लोअर। ये याद रखना, आपको एग्जाम में आता है। तो लेफ्ट लंग क्या होता है? छोटा होता है कंपेयर टू राइट के, क्योंकि हार्ट को जगह देने के लिए। अगले क्वेश्चन में कहा गया है हमारे, द केराटोमलेशिया इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। तो केराटोमलेशिया किसकी कमी के कारण होगा? विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B12 या फिर विटामिन के। तो केराटोमलेशिया होने का रीज़न क्या है? विटामिन ए की कमी। क्या है? विटामिन ए की कमी। नेक्स्ट इज B12 के, जिसको हम साइनोकोवाल्विन के नाम से ही जानते हैं, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है। विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग रिलेटेड डिसऑर्डर करने के लिए क्या है यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। इसीलिए जन्म के समय ही बच्चे को विटामिन के का इंजेक्शन दिया जाता है। अगले क्वेश्चन में कहा गया है, विच स्ट्रक्चर प्रिवेंट्स फ्रॉम फूड फ्रॉम एंटरिंग द ट्रैकिया ड्यूरिंग swallowing। जब आप खाना खाते हैं तो खाने को ट्रैकिया, ईसोफेगस है और ट्रैकिया दोनों कनेक्टेड पाइप हैं, बट उनकी जो ओपनिंग है अलग अलग है। उस दौरान कौन सा स्ट्रक्चर है जो प्रिवेंट करेगा फूड को ट्रैकिया में जाने से? लैरिंग्स, फेरिंग्स, एपिग्लोटिस या फिर डायफ्राम। तो वो होता है यहाँ पर हमारा एपिग्लोटिस, जो एज अ कैप की तरह काम करेगा ट्रैकिया के ऊपर लग के कुछ सेकंड्स के लिए। जो फूड है सीधा ईसोफेगस में जाए, ट्रैकिया में ना जाए। कुछ केसेस में होता क्या है कि जो फूड आप ईसोफेगस की या ट्रैकिया में चला जाए, यदि कुछ भी खाने पीने की चीज़ या कुछ भी, तब चोकिंग होने की कंडीशन सबसे ज़्यादा डेवलप होती है। नेक्स्ट इज, What type of contraction occurs when a muscle shortens as it exerts force। तो किस तरीके का कॉन्ट्रैक्शन होता है जब मसल्स क्या करती हैं? फोर्स है जो लगाती हैं। आइसोमेट्रिक, कॉन्सेंट्रिक, इसेंट्रिक या फिर स्टैटिक। तो वो फोर्स यहाँ पे लगेगा आपका, वो कहलाता है इसेंट्रिक। कौन सा फोर्स? इसेंट्रिक फोर्स। नेक्स्ट इज, the nurse is educating a client about insulin administration. Which of the following statement indicate that client needs further teaching। तो यहाँ पर यदि आप अपने क्लाइंट को इंसुलिन एडमिनिस्टर करना सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं उसको, कौन सा स्टेटमेंट बताएगा कि आपको उसको दोबारा से बताना पड़ेगा? आई विल रोटेट इंजेक्शन साइट टू प्रिवेंट लिपोडिस्ट्रॉफी। आई विल सेक द इंसुलिन वाइल बिफोर ड्रॉइंग अप माई डोज। आई विल एडमिनिस्टर द इंसुलिन एट सेम टाइम एवरी डे, या फिर आई विल कीप माई अनओपन्ड इंसुलिन इन द रेफ्रिजरेटर। तो यहाँ पर आपको दोबारा समझाने की ज़रूरत तब पड़ेगी जब पेशेंट आपका कहे कि इंसुलिन लगाने के पहले वो क्या करेगा, उसको प्रॉपरली क्या कर लेगा, सेक करेगा। ड्रॉइंग अप माई डोज, इंसुलिन वाइल में को
क्या कर लेगा, सेक कर लेगा इंसुलिन लगाने के पहले। क्लियर है। तो ऐसे केस में आपको दोबारा बताने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर फर्स्ट में कहा है कि रोटेट इंजेक्शन साइट, मतलब जहाँ पे इंजेक्शन लगाता है तो कभी इस जगह थोड़ा है जो डिस्टेंस पे दूर दूर लगाएगा, रोज़ रोज़ एक ही जगह नहीं लगाएगा, ताकि लिपोडिस्ट्रॉफी से प्रिवेंट किया जा सके। इंसुलिन को सेम डे है जो एक टाइम पे लगाया जाएगा, क्योंकि हार्मोनल जो भी मेडिकेशन वगैरह होती हैं ताकि वो अपना काम प्रॉपर करते रहें, जो ड्यूरेशन होता है उसके अकॉर्डिंग। और यहाँ पर अनओपन्ड है तो रेफ्रिजरेटर में रख देंगे। बट आई विल सेक द इंसुलिन वायल बिफोर ड्रॉइंग अप माई डोज, ये आपका करेक्ट नहीं होगा। यदि मरीज आपका ऐसा बोलता है तो आपको उसको दोबारा से समझाने की ज़रूरत पड़ेगी। क्लियर। अगला क्वेश्चन है हमारा, A nurse is caring for a client receiving total parental nutrition (TPN). Which assessment finding required immediate action? यदि मरीज पेरेंटल न्यूट्रिशन ले रहा है, क्या है, TPN है, तो यहाँ पर क्या चीज़ आपको तुरंत है जो एक्शन लेना पड़ेगा। ब्लड ग्लूकोज 150 mg/dl, क्रैकलेस इन द लंग्स, माइल्ड नोजिया, येलो टेंटेड यूरिन। यदि टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन दिया जा रहा है पेशेंट में, मरीज में लंग्स में यदि क्रैकलिंग साउंड आने लगे, क्या है, क्रैकल साउंड आने लगे, तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, जो आप टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन दे रहे हैं उसको तुरंत ही क्या करना है, स्टॉप करना है, और यहाँ पे आपको अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करना होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा साइकेट्रिक का। TPN का मतलब होता है टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। इसका बैग आपको येलो टाइप से देखने को मिलेगा। अभी डिपेंड करता है कि किस हॉस्पिटल में किस तरीके से आए, लेकिन एग्जाम में यदि इमेज बेस्ड आता है तो येलो टाइप होता है। अ पेशेंट विथ सीजोफेनिया बिलीव्स द गवर्नमेंट इज स्पाइंग ऑन हिम थ्रू देयर CCTV। द बिलीव इज एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। यदि आपका सीजोफेनिया का मरीज इस हॉस्पिटल में है और वो कहता है कि गवर्नमेंट है, जो सरकार है, उसके ऊपर इस कैमरे के थ्रू नज़र रखे हुए है, तो ये क्या है, हेल्यूसिनेशन है, डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोस या फिर डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। यहाँ पर कोई कुछ भी नहीं कर रहा तब भी उसको लग रहा है कि कोई उस पर नज़र रखने का काम कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। क्या होगा, डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। ग्रैंडियोस का मतलब कि वो अपने आप को कोई बड़ी सेलिब्रिटी या फिर कुछ और है जो समझने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट वन इज अ पेशेंट विथ बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। क्या है, अ पेशेंट विथ बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर फ्रिक्वेंटली शिफ्ट्स बिटवीन आइडियलाइजिंग एंड डिवैल्यूइंग स्टाफ मेंबर्स। क्या है, यहाँ पर आपका मरीज है पर्सनालिटी डिसऑर्डर, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर का पेशेंट है यदि आपका, वो क्या कहता है कि जो स्टाफ मेंबर है, क्या है, जो वहाँ का स्टाफ है, उसके बीच में वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज टाइप हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रोजेक्शन, स्प्लिटिंग, डिस्प्लेसमेंट या फिर रिग्रेशन। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा स्प्लिटिंग। क्या होगा, स्प्लिटिंग। वो बार बार चीज़ों को क्या कर रहा है, बदलने की कोशिश कर रहा है, तो ये क्या है, स्प्लिटिंग। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज। सबको पता होगा ये तो PPH, जब इसमें ब्लड लॉस मोर देन कितना हो जाए, 500 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाए, वो कंडीशन क्या है यहाँ पर, PPH। मेन रीज़न क्या होता है PPH का, यूट्राइन एटोनी, एब्रप्शन ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा प्रीविया, रिटेंड प्लेसेंटल टिश्यू। तो यहाँ पर यदि किसी पर्सन में बात करें हम, तो PPH का मेन रीज़न होता है क्या, आफ्टर डिलीवरी के बाद यदि 24 आवर के अंदर 500 ml से ज़्यादा फ्लूइड लॉस हो जाए, तो उसका रीज़न क्या होता है, यूट्राइन एटोनिसिटी। एब्रप्शन ऑफ प्लेसेंटा का मतलब होता है टाइम के पहले, क्या है, बिफोर टाइम, क्या है, बिफोर टाइम प्लेसेंटा का क्या होना, डिटैच होना, जो जुड़ा हुआ है वहाँ से अलग होना। प्रीविया में प्लेसेंटा क्या आ जाएगा, डाउन साइड आ जाएगा। अब इसकी जो ग्रेड होते हैं वो अलग अलग होते हैं। रिटेंड प्लेसेंटल टिश्यू में यदि बच्चे की डिलीवरी हो गई है उसके बाद भी 30 मिनट के अंदर तक प्लेसेंटा बाहर नहीं आता है, तो वो कहलाता है रिटेंड प्लेसेंटा। क्लियर। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज़ द रोल ऑफ पीनियल ग्लैंड। सबको पता है पीनियल ग्लैंड कहाँ पे होती है, बताइए आप भी। प्रोड्यूस मेलेटोनिन, रेगुलेट इंसुलिन, कंट्रोल ब्लड प्रेशर, रेगुलेट मेटाबॉलिज्म। जो पीनियल ग्लैंड है क्या है,
पीनियल ग्लैंड होगी, ये क्या रिलीज करती है? रिलीज करती है मेलेटोनिन हार्मोन। क्या है? मेलेटोनिन हार्मोन। एक ग्लैंड भी जनरली एक तरीके की एंडोक्राइन ग्लैंड है, वो ब्रेन में पाई जाती है, और ये जो हार्मोन रिलीज करती है वो क्या है? मेलेटोनिन हार्मोन। और इसी मेलेटोनिन को क्या कहा जाता है? स्लीप साइकिल के लिए भी यदि ग्लैंड पूछें तो वो क्या है? हमारी जो पीनियल ग्लैंड है क्या रेगुलेट करती है? हमारी स्लीप साइकिल, जो सोने का पैटर्न है वो भी, और साथ में मेलेटोनिन हार्मोन। जो मेलेटोनिन की जो सेल्स हैं वो रिलीज़ करती है मेलेनिन हार्मोन, जो हमारी स्किन कलर और हेयर कलर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट वन इज द स्टाइल ऑफ लीडरशिप दैट डोमिनेट्स एंड कमांड द ग्रुप इज। तो कौन सी लीडरशिप स्टाइल है जो कि एक डोमिनेटिंग है और कमांड किया जाएगा ग्रुप को? ग्रुप वालों की सलाह नहीं पूछी जाएगी, यहाँ पे क्या किया जाएगा? डायरेक्ट इनको कमांड दी जाएगी। सिचुएशनल, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक या फिर लेज़ी फेयर। तो लीडरशिप स्टाइल होती हैं जो एग्ज़ाम में आती है मेनली, एक आती है डेमोक्रेटिक, दूसरी ऑटोक्रेटिक और लेज़ी फेयर। तो जब जो कमांड एक ही पर्सन देगा, दूसरों की नहीं सुनी जाएगी, वो कहलाती ऑटोक्रेटिक। क्या है? ऑटोक्रेटिक है। देखिए ऑटोक्रेटिक में होगा क्या कि जो आपके कोच हैं, जो आपके टीचर आपको जो बता रहे हैं वही करना होगा, जो आपके स्टूडेंट हैं उनका नहीं सुना जाएगा। लेज़ी फेयर में क्या होगा कि जो कोच है वो आपको कम चीज़ें बताएगा, आपको अपने हिसाब से जो एडजस्ट करनी होंगी। डेमोक्रेटिक में आपके टीचर स्टूडेंट के बीच में कन्वर्सेशन होगा, जो चीज़ बेस्ट होगी वो यहाँ पे मानी जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज एबनॉर्मल लेटरल डेविएशन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम इज। तो जो वर्टिब्रल कॉलम है जो एबनॉर्मल तरीके से डेविएट हो जाए वो क्या है? लॉर्डोसिस, काइफोसिस, स्कोलियोसिस या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो एबनॉर्मल लेटरल डेविएशन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम कहलाता है स्कोलियोसिस। से देखिए यहाँ पर वेरिएशन दिए गए हैं। स्कोलियोसिस में क्या है? लेटरल साइड क्या हो गया? बेंड हो गया वर्टिब्रल कॉलम, स्पेशली थोरेसिक रीजन के यहाँ पर। तो क्या है? स्कोलियोसिस। यदि काइफोसिस की बात करें तो पीछे की तरफ आएगा, मतलब इंक्रीज होगी थोरेसिक कर्व। लॉर्डोसिस में बात करें तो आगे की तरफ, बैकवर्ड की तरफ जाएगी। क्लियर? तो यदि आगे की तरफ पूछें, मतलब बैकवर्ड पूछे, बेंट बैकवर्ड, तो यहाँ पर क्या होगा? ये होगा लॉर्डोसिस। यदि बाहर की तरफ पूछें तो क्या है? काइफोसिस, मतलब हम्प टाइप का निकल आएगा, और पूरा जो लेटरल कर्वेचर है जो सांप जैसे लहराती हुई हो जाए तो वो है स्कोलियोसिस। इससे आप याद रखिए, इमेज याद रखेंगे, इजीली याद रहेगा आपको। यदि आप डेफिनेशन रटने की जगह जाएंगे तो आप भले भूल जाएंगे। यदि लहराती हुई जो आपकी वर्टिब्रल कॉलम होती है मतलब स्कोलियोसिस, बाहर की तरफ उठी हुई है मतलब काइफोसिस, और आगे की तरफ झुकी हुई है तो क्या है? लॉर्डोसिस। नेक्स्ट वन इज द एबनॉर्मल डायलिटेशन ऑफ द वॉल ऑफ एन आर्टरी इज रिफर्ड एज। तो किसी भी आर्टरी की वॉल है जो क्या हो जाए? एबनॉर्मल तरीके से डायलेट हो जाए, वो क्या कहलाएगा? एन्यूरिज्म, हर्निया, आर्टरियोस्क्लेरोसिस या फिर फ्लेवाइटिस। फ्लेवाइटिस का मतलब होता है वेन में इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन होना। आर्टरियोस्क्लेरोसिस का मतलब कि हार्डनिंग होना आर्टरीज में, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होना। हर्निया मतलब बल्ज आउट होना किसी एक ऑर्गन का। लेकिन एबनॉर्मल तरीके से वीक आर्टरीज की वॉल है यदि बल्ज हो जाएं तो वो कहलाता है एन्यूरिज्म। एबनॉर्मल तरीके से आर्ट्रियल वॉल क्या हो जाएं? बल्ज हो जाएं या डायलेट हो जाएं, जिसके कारण वो कहीं और जाके अटक सकती हैं, वो कहलाता है एन्यूरिज्म। क्या है? द इंजरी विच लीड्स टू रिस्ट ड्रॉप। रिस्ट ड्रॉप का तो हमने इमेज बेस्ड क्वेश्चन कई बार पढ़ा है। मीडियन नर्व, जिसको म्यूजिशियन नर्व कहा जाता है। रिस्ट ड्रॉप में कौन सी नर्व है जो डाउन साइड को टर्न रहेगी? ऑप्शन में है यहाँ पर एक्सिलरी नर्व, रेडियल नर्व या फिर मीडियन नर्व। तो जो रिस्ट ड्रॉप वाले केस में हम बात करें तो जो यहाँ पर बल्ज टाइप रहेगी वो कौन सी होगी? वो कहलाती है रेडियल नर्व। क्या है? रेडियल नर्व। नेक्स्ट वन है यहाँ पर विच कंडीशन इज इंडिकेटेड बाय बटरफ्लाई रेसेस ऑन द फेस। तो किस कंडीशन में फेस पर बटरफ्लाई जैसे रेसेस देखने को मिलेंगे? सोरियासिस, एसएलई, एक्जिमा या फिर रोस्किया। तो ये सबको पता है कौन सी कंडीशन होगी वो, तो वो होती है एसएलई, सीरस लूपस एरिथ्रोमेटस, जो कि एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जिसमें आपकी खुद की सेल्स आपको खुद को ही नुकसान पहुंचाने का काम करती हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ इंसेंटिव स्पायरोमेट्री।
तो इंसेंटिव स्पायरोमीट्री का प्राइमरी पर्पस क्या है? टू प्रमोट डीप ब्रीदिंग, टू मेजर ऑक्सीजन सैचुरेशन, टू एडमिनिस्टर ब्रोंकोडायलेटर मेडिकेशन। क्या प्राइमरी पर्पस है स्पायरोमीट्री का? तो स्पायरोमीट्री का पहला मेन पर्पस तो यही होता है कि डीप ब्रीदिंग को प्रमोट करना। क्या है? डीप ब्रीदिंग को प्रमोट करना। इससे आपकी लंग की जो क्या टाइडल वॉल्यूम है वो पता चलेगी। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्टम ऑफ फ्लूइड ओवरलोड। यदि हमारे शरीर में फ्लूइड ओवरलोड हो गया है, मान लीजिए फ्लूइड एडमिनिस्टर किया जा रहा है या फिर फ्लूइड ओवरलोड हुआ है किसी बीमारी के कारण, तो कौन सा सिम्टम होगा? हाइपोटेंशन होगा, टैकीकार्डिया होगा, डिक्रीज्ड यूरिन आउटपुट होगा या फिर ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन होगा। यदि फ्लूइड ओवरलोड होता है तो हाइपरटेंशन होगा, कि टैकीकार्डिया होगा, कि डिक्रीज्ड यूरिन आउटपुट होगी या फिर ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन होगी। यदि फ्लूइड का जो ओवरलोड होता है, एक्सेस होता है, तो हमारा क्या होगा? टैकीकार्डिया होगी। मतलब यहाँ पर पल्स रेट हाई जाएगी। क्या होगी? पल्स रेट हाई जाएगी 100 के ऊपर। 60 से नीचे तो ब्रेडिकार्डिया, लेकिन 100 के ऊपर जा रही मतलब टैकीकार्डिया, हाई पल्स रेट रहेगी यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हाइपरटेंशन होगा, हाइपोटेंशन तो कम में जाएगा, यूरिन आउटपुट भी बढ़ जाएगी, म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई तो बिल्कुल भी नहीं होगी, तो यहाँ पर क्या होगा? आपका टैकीकार्डिया। नेक्स्ट वन इज विच टेस्ट इज परफॉर्म टू डिटरमाइन फीटल लंग मैच्योरिटी। तो फीटल लंग मैच्योरिटी के लिए कौन सा टेस्ट किया जाएगा? एमनियोसेंथेसिस, नॉन स्ट्रेस टेस्ट, अल्ट्रासाउंड या फिर बायोफिजिकल प्रोफाइल। तो फीटल लंग मैच्योरिटी के लिए तो एक सबसे अच्छा टेस्ट होता है स्फिंगोमाइलिन, जो रेशियो है वो कंफर्म किया जाता है, लेकिन वो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो आप करेंगे एमनियोसेंथेसिस। क्या होगा? एमनियोसेंथेसिस। नेक्स्ट वन इज विच कंडीशन इज पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रोलॉन्ग रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। यदि मेम्ब्रेन रप्चर हुए ज़्यादा समय हो गया है, प्रोलॉन्ग मतलब लंबा टाइम हो गया है, तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं? फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट हो सकती है, पॉलीहाइड्रोमनियस होगा क्या, या मैटरनल इन्फेक्शन हो गया, लो मैटरनल ब्लड प्रेशर होगा। आपने यदि लेबर रूम में ड्यूटी की है और नहीं भी की है, यदि आपने ओबीजी पढ़ी होगी तो आपको पढ़ाया गया होगा कि यदि मेम्ब्रेन रप्चर हो जाए, या फिर आपने सुना होगा कि जिसके 37 वीक हो गए हों, तो डॉक्टर आपको फर्स्ट एडवाइस यही देते हैं कि कुछ फ्लूइड लीक हो या कुछ भी हो, पानी से आए, तो आपको हॉस्पिटल आना है। रीज़न क्या है यहाँ पर कि ज़्यादा देर तक यदि इस तरीके से पानी लीक होता रहा या फ्लूइड लीक होता रहा तो इन्फेक्शन होने के चांसेस होंगे, और इन्फेक्शन ओनली फिर मदर को नहीं होगा, जो गर्भ में बच्चा है, यूट्रस में बच्चा है, उसको भी इन्फेक्शन होगा। इसीलिए क्या होने के चांसेस होंगे? मैटरनल इन्फेक्शन होने के चांसेस रहेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर विच फीटल कंडीशन इज मोस्ट एसोसिएटेड विथ मैटरनल स्मोकिंग ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। फीटस को कौन सी कंडीशन हो सकती है यदि माँ प्रेगनेंसी के दौरान स्मोक करती हो, बीड़ी पीती हो या सिगरेट पीती हो, तो बच्चे को क्या हो सकता है? मैक्रोसोमिया, लो बर्थ वेट बेबीज, लार्ज हेड सर्कमफेरेंस या प्रीटर्म लेबर। तो यदि माँ प्रेगनेंसी के दौरान शराब पीती है, ध्यान से क्वेश्चन सुनिए, शराब पीती है, तब लो बर्थ वेट बेबीज हो गए। याद रखें यहाँ पर यदि एल्कोहल लेती है, यदि माँ एल्कोहल लेती है तो लो बर्थ वेट बच्चा होगा, और साथ में यदि माँ यहाँ पर स्मोक भी करती है तो यहाँ पर लो बर्थ वेट बेबीज होने के चांसेस होंगे। लेकिन यहाँ पर ओनली स्मोकिंग की बात की गई है, तो वो क्या होगा? लो बर्थ वेट बेबीज। प्रीटर्म लेबर आने के चांसेस हैं जो एल्कोहलिज्म में रहेंगे, मोस्टली एल्कोहलिज्म में रहेंगे। यदि माँ डायबिटिक है तब मैक्रोसोमिया वाले बच्चे होंगे। क्लियर? नेक्स्ट वन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज मेंटेन्ड बाय। तो जो हमारे शरीर का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है किसके थ्रू मेंटेन होगा? यदि हम कुछ ऑर्गन की बात करें तो वो होता है हाइपोथैलेमस। क्या होगा? हाइपोथैलेमस। लेकिन यहाँ पर फाइबर है, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, तो आपने एक चीज़ सुनी होगी, जो लोग फैटी होते हैं उनको ठंडी कम लगती है। रीज़न क्या है? उनका फैट उनको बचा लेता है, तो वही चीज़ यहाँ पे भी आपकी फिट होगी। फैट, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर किसके थ्रू मैनेज होगा? हमारा फैट के थ्रू। जो लोग दुबले पतले से होते हैं उनको ठंडी बहुत लगती है। नेक्स्ट इज हेल्थ कार्ड है, किसके लिए यूज़ किया जाता है?
ग्रोथ मॉनिटरिंग को बच्चों के लिए जो आपने इम्यूनाइजेशन कार्ड देखा होगा उसमें इस तरीके से कर्व बना होता है बच्चे की एज, हाइट और वेट तीनों चीज़ों के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर वेट एंड हाइट है जो कैलकुलेट की जाती है बच्चे की एज के अकॉर्डिंग, एंड बताया जाता है कि बच्चा प्रॉपर ग्रोथ कर रहा है या नहीं। तो बच्चों की ग्रोथ मॉनिटरिंग के लिए रोड टू हेल्थ कार्ड या फिर ग्रोथ कार्ड है जो यूज़ किया जाता है। यहाँ पर यदि आपको एग्जाम में इस तरीके से आता है तो भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चे की हाइट और वेट क्या है, हाइट और वेट है जो एज के अकॉर्डिंग यहाँ पर इंक्लूड और कैलकुलेट की जाती है। नेक्स्ट वन इज हेवर्सियन कैनाल्स आर फाउंड इन। तो हेवर्सियन कैनाल्स कहाँ पर पाई जाती हैं, बोन में, ब्रेन में, लंग्स में या फिर किडनी में। तो वन लाइनर क्वेश्चन भी आपको आते हैं एग्जाम में। जो हेवर्सियन कैनाल्स हैं कहाँ पर पाई जाती हैं, तो हेवर्सियन कैनाल्स प्रेजेंट रहती हैं कहाँ पर, बोन्स में। इस तरीके से रहेंगी यदि आपको एग्जाम में आता है। तो हेवर्सियन कैनाल्स कहाँ पर होंगी, बोन्स में। नेक्स्ट वन इज कान टेस्ट इज डन फॉर द डायग्नोसिस ऑफ। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, नोट डाउन कीजिए। कान टेस्ट किसको डायग्नोस करने के लिए किया जाता है, सिफिलिस को, टिटनस को, ट्रोकोमा को या फिर रेबीज के लिए। जो कान टेस्ट है किया जाता है किसको डायग्नोस करने के लिए किया जाता है, सिफिलिस को डायग्नोस करने के लिए। इस टेस्ट को, कान टेस्ट को वॉसरमैन टेस्ट, वॉसरमैन रिएक्शन टेस्ट और एंटीबॉडी टेस्ट फॉर सिफिलिस भी कहा जाता है। जो अगस्त पॉल थे वॉन वॉसरमैन, उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा था। तो ये क्या है, फर्स्ट ब्लड टेस्ट है सिफिलिस को डायग्नोस करने के लिए। क्या है, फर्स्ट ब्लड टेस्ट है सिफिलिस को डायग्नोस करने के लिए। नेक्स्ट वन इज पॉट्स डिसीज इज अ। तो पॉट्स डिसीज क्या है, टीबी ऑफ मेनिंजाइटिस, टीबी ऑफ स्पाइन, टीबी ऑफ बोन या फिर टीबी ऑफ लंग्स। तो पॉट्स डिसीज क्या है, ट्यूबरक्लोसिस है कहाँ पर, बोन्स में। पॉट्स डिसीज दैट इज ऑल्सो नोन एज द ट्यूबरक्लोसिस स्पॉन्डिलाइटिस, जो कि एक रेयर इन्फेक्शन है। क्या है, रेयर इन्फेक्शियस डिसीज है जो कि स्पाइन को है, जो एक्स्ट्रा स्पाइनल इन्फेक्शन है जो क्रिएट करेगी। तो यहाँ पर ऑस्टियोमाइलाइटिस और अर्थराइटिस दोनों चीज़ें हैं जो होंगी कहाँ पर, अलग अलग मल्टीपल वर्टिब्रा में। मोस्ट कॉमन थिंग पॉट्स डिसीज क्या है, ट्यूबरक्लोसिस है किसका, बोन्स का। नेक्स्ट वन इज रैप्डोमायोसार्कोमा इन चिल्ड्रन ओरिजिनेट्स इन। तो रैप्डोसार्कोमा बच्चों में ओरिजिनेट होगा कहाँ से, सेरिब्रम से, किडनी से, स्ट्रिएटेड मसल से या फिर टेंडन से। तो यहाँ पर जो रैप्डोसार्कोमा है बच्चों में कहाँ से ओरिजिनेट होगा, स्ट्रिएटेड मसल से, जो कि ये क्या है, प्रिमिटिव पीडियाट्रिक मैलिग्नेंट सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा है। तो कहाँ पर होगा, प्रिमिटिव मेसेनकाइमल सेल्स से अफेक्ट होता हुआ स्ट्रिएटेड मसल्स को अफेक्ट करेगा, और जो कि जनरली बच्चों में 6 साल तक की एज में ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन इज ब्रायंट्स ट्रैक्शन इज इंडिकेटेड इन। तो ब्रायंट्स ट्रैक्शन है किसको इंडिकेट करेगा या फिर किसके लिए हम यूज़ करेंगे। ऑप्शन में है यहाँ पर फ्रैक्चर ऑफ द फीमर, फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमरस, स्पाइनल फ्रैक्चर या फिर फ्रैक्चर ऑफ द रेडियस। तो ब्रायंट्स ट्रैक्शन यूज़ किया जाता है किसके लिए यूज़ होगा, फीमर बोन के लिए। यदि फीमर में फ्रैक्चर हुआ है तो उसके लिए ब्रायंट्स ट्रैक्शन है जो यूज़ किया जाएगा। यदि चिल्ड्रन कितने हों, वेट यदि पूछते हैं एग्जाम में, तो यदि बच्चा जिसकी एज 2 साल से ज़्यादा हो तभी हमें यूज़ करेंगे। लेस देन 2 ईयर ओल्ड और लाइटर चाइल्ड। तो यहाँ पर ये देखिए जो बच्चों में जनरली ब्रायंट्स ट्रैक्शन है जो यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट इज बेस्ट पोजीशन फॉर अ क्लाइंट इन हाइपोवॉलेमिक शॉक इज। तो यदि हाइपोवॉलेमिक शॉक है तो कौन सी पोजीशन देंगे, नी चेस्ट, ट्रेंडलेनबर्ग, फॉलर्स या फिर लेटरल पोजीशन। तो यदि पेशेंट को हाइपोवॉलेमिक शॉक है तो हम कौन सी पोजीशन देंगे, ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन। यदि पेशेंट यहाँ पर कहा है द पेशेंट इज सुपाइन ऑन द टेबल विथ देयर हेड डिक्लाइंड बिलो देयर फीट। तो यहाँ पर ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन में क्या किया जाएगा, यदि हाइपोवॉलेमिया का पेशेंट है, हाइपोवॉलेमिक शॉक का पेशेंट है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पेशेंट का हेड डाउन करेंगे, लेग है जो अपसाइड जाएंगे, तो इसको क्या कहा गया, ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन। कॉर्ड प्रोलैप्स होती है तब भी यही पोजीशन है जो दी जाएगी। यहाँ पर जो एक एंगल बनता है कितना बनेगा, 16 डिग्री का। नेक्स्ट वन इज
कोल्ड कैलोरी टेस्ट इज यूज टू चेक द फंक्शनिंग ऑफ। तो कोल्ड कैलोरी टेस्ट किसकी फंक्शनिंग को चेक करने के लिए किया जाता है? हार्ट की, हाइपोथैलेमस, ब्रेन स्टीम या फिर पॉन्स। तो कोल्ड कैलोरी टेस्ट किया जाता है ब्रेन स्टीम के लिए। क्या है इसमें, क्या किया जाता है? ऑक्यूस्टिक नर्व को कोल्ड या फिर वार्म वाटर के थ्रू है जो ईयर कैनाल में भेजा जाएगा। कोल्ड भी होता है वाटर या फिर वार्म वाटर भी यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो मूवमेंट होते हैं वो हैं जो चेक किए जाएंगे, जिनको हम निस्टैग्मस कहेंगे। तो यहाँ पर जो कोल्ड कैलोरी टेस्ट है किसके लिए किया जाएगा? ब्रेन स्टीम के लिए। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखिए क्वेश्चन। इन ट्रियाज येलो कलर इंडिकेट। तो ट्रियाज दैट मीन्स क्या होता है? इमरजेंसी। तो ट्रियाज का मतलब यहाँ पर इमरजेंसी है और येलो कलर किसके लिए यूज़ किया जाएगा? इमरजेंसी, अर्जेंट, नॉन अर्जेंट या फिर डेड पेशेंट के लिए। जो ट्रियाज है इसमें टोटल जो कलर कोड होते हैं, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ट्रियाज के कलर कोड के येलो कलर क्या इंडिकेट करेगा? इमरजेंसी। लेवल फर्स्ट ब्लू कलर क्या होगा? रिससिटेशन। लेवल सेकंड रेड कलर होता है इमरजेंट। थर्ड वन इज द अर्जेंट और येलो कलर। फोर्थ वन इज द लेस अर्जेंट और फिफ्थ में क्या होगा? नॉन अर्जेंट, दैट मीन्स पेशेंट है जो डेड भी हो चुका है। नेक्स्ट वन इज a strategy commonly used to improve therapeutic communication skill is called। थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन को हम इम्प्रूव करने के लिए कौन सी टेक्निक अपनानी चाहिए? एक्टिव लिसनिंग, रेस्टेटिंग एंड क्लैरिफाइंग, वैलिडेटिंग या फिर प्रोसेस रिकॉर्डिंग। थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन स्किल को हमें प्रॉपर इम्प्रूव करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? एक्टिव लिसनिंग की। किसकी पड़ेगी? एक्टिव लिसनिंग की। नेक्स्ट वन इज अमाउंट ऑफ फ्लूइड लॉस फ्रॉम द स्किन पर डे इज। तो हमारी बॉडी एक दिन में कितना फ्लूइड है जो लॉस करेगी, वो भी स्किन से। कहाँ से? स्किन से हमारी बॉडी पर डे कितना फ्लूइड लॉस करेगी? ऑप्शन में 450 ml, 150 ml, 1500 ml या फिर 500 ml। तो ह्यूमन बॉडी स्किन से यदि बात की जा रही है तो पर डे 450 ml है जो फ्लूइड लॉस करेगी। कितना? 450 ml लॉस करेगी या फिर 0.5 ml फ्लूइड को लॉस करेगी। तो यहाँ पर यदि एग्जैक्ट रेंज पूछते हैं तो 450 ml। किडनी 1.5 लीटर करेगी, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से 0.4 लीटर होगा, जीआई ट्रैक्ट से 0.2 और स्किन से 0.45 ml। नेक्स्ट वन इज अर्ली साइन ऑफ पार्किंसंस डिसीजेस। तो पार्किंसंस के अर्ली साइन क्या हैं? रिजिडिटी, ट्रिमर, ब्रेडिकार्डिया या फिर अकाइनेसिया। तो पार्किंसन के एग्जाम में जनरली साइन आते हैं, तो पार्किंसंस का जो अर्ली साइन है सबसे पहले देखने को मिलेगा वो होगा ट्रिमर। आपके हाथ हैं जो कपाए हुए टाइप के रहेंगे, आपके हाथों में है जो उतना ज़्यादा एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि स्विंगिंग है जो आपके हाथ इजीली होने लगेंगे। पार्किंसंस डिसीज़ क्या एक डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है जिसमें जो नर्व सेल्स हैं अफेक्ट होंगी, जो कि यहाँ पर क्या कॉज करेंगी? जो साइन होंगे और इसके लिए कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिस्पॉन्सिबल होगा? तो होगा डोपामाइन। क्या होगा? डोपामाइन का लेवल इस पर क्या होगा? पार्किंसन में कम होगा। सफलिंग गेट एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ट्रिमर, सफलिंग गेट, स्टूप्ड पोस्चर एंड मास्क फेशियल एक्सप्रेशन है 4 कॉमन क्लिनिकल या फिर गोल्डन साइन है किसके? पार्किंसन के। स्टूप्ड पोस्चर, रिजिडिटी, मास्क लाइक फेस, सफलिंग गेट एंड ट्रिमर्स किसके कारण होगा? डोपामिन की कमी के कारण। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी प्लेटलेट इज अ प्रोड्रग। तो इनमें से कौन सी है जो कि एंटी प्लेटलेट प्रोड्रग है? एस्प्रिन, डाइप्रामेडोल, टेक्लोपिडिन या फिर एबेक्सिमैब। तो कौन सी मेडिसिन है यहाँ पर जो कि क्या एंटी प्लेटलेट प्रो ग्रुप मेडिसिन है? सॉरी, एंटी प्लेटलेट प्रो ड्रग है यहाँ पर। तो कौन सी एंटी प्लेटलेट प्रो ड्रग? तो यहाँ पर एंटी प्लेटलेट प्रो ड्रग है वो है टाइक्लोपिडिन। क्या है? टाइक्लोपिडिन, जो कि ब्रांड नेम टिकलेट के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। जो थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक्स होते हैं उनको है जो ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है, या फिर थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक में जो क्या होगा एम्बुलेंस है उसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर यूज़ की जाएगी, जो कि एक एंटी प्लेटलेट ड्रग है।
यहाँ पर किस फैमिली की है, थियोनाफ्राडाइन फैमिली की मेडिसिन है यहाँ पर टिक्लोपिडिन। नेक्स्ट वन इज अर्गोमेट्रिन इज यूज्ड इन, अर्गोमेट्रिन है किसके लिए यूज़ की जाती है, पीपीएच के लिए, कॉन्ट्रासेप्शन, इंडक्शन ऑफ लेबर या फिर ब्रेस्ट एंगोर्जमेंट। तो अर्गोमेट्रिन है जो यूज़ की जाती है पीपीएच को ट्रीट करने के लिए, लेकिन जब पेशेंट को हार्ट डिसीज़, हाई बीपी हो तब हम अर्गोमेट्रिन क्या करेंगे, कॉन्ट्राइंडिकेट करेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आता है अर्गोमेट्रिन का कॉन्ट्राइंडिकेशन, तो क्या हाइपरटेंशन और हार्ट डिसीज़, बहुत सारे हैं लेकिन मोस्ट कॉमन है यहाँ पर आपको दो याद रखना है। इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए ऑक्सीटोसिन यूज़ किया जाएगा, कॉन्ट्रासेप्शन के लिए जनरली प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को यूज़ किया जाता है अलग अलग मेथड के थ्रू। नेक्स्ट वन इज द फ्लोटिंग टिप ऑफ द आइसबर्ग रिप्रेजेंट, डिसीज़ को कॉज करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए एक जो फिनोमिना है वो क्या है, आइसबर्ग फिनोमिना। तो यहाँ पर फ्लोटिंग टिप क्या रिप्रेजेंट करेगी, लेटेंट केस, क्लिनिकल केस, अनडायग्नोस्ड केस या फिर नन ऑफ द अबव। तो जो फ्लोटिंग टिप है आइसबर्ग की क्या रिप्रेजेंट करती है, करेगी क्लिनिकल केस को। ये देखिए फ्लोटिंग टिप है यहाँ पर, और एक क्या है जो तैर रही है और दूसरा है बॉटम। यदि फ्लोटिंग टिप पूछता है तो क्या करेगा, क्लिनिकल केस जो कि दिख रहे हैं वो विजुअल केस, क्लिनिकल केस इसमें आएंगे फ्लोटिंग टिप में। अब यदि बॉटम में पूछते हैं तो असिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन जो इनविजिबल हैं, जो कि कैरियर्स हैं, वाहक हैं, अभी उनमें डिसीज़ नहीं है लेकिन वो दूसरों को दे सकते हैं। नेक्स्ट इज मिड आर्म सर्कमफेरेंस इज कांस्टेंट ड्यूरिंग, कांस्टेंट का मतलब एक जगह जाके रुक जाएगी, तो मिड आर्म सर्कमफेरेंस किस एज में एक जगह जाके स्टॉप हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, 0 to 6 months, 1 to 5 year, 5 to 10 year या फिर 10 to 15 year। तो आपने देखा होगा बच्चों में जनरली 0 to 6 मंथ में तो उनका आर्म, मिड आर्म सर्कमफेरेंस क्या होता है, बढ़ता जाता है डे वाइज डे फैट डिपॉजिट होने के कारण। अब यहाँ पर कांस्टेंट किस एज में हो जाता है, इसके बाद दैट मीन बहुत ज़्यादा स्लो होगा, तो होगा 1 से 5 साल की एज में। कब, 1 से 5 साल की एज में मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाएगा। अब इसको नापने के लिए जो टेप यूज़ करते हैं MUSE, तो वो क्या है, साकिर टेप। इसमें 3 लाइन 3 कलर कोड रहेंगे, रेड दैट मीन्स बच्चा क्या सीवियरली एक्यूट माल न्यूट्रिशन SAM की कंडीशन है, येलो दैट मीन्स मॉडरेट एक्यूट माल न्यूट्रिशन है, और ग्रीन दैट मीन्स बच्चा क्या है, फुली हेल्दी है। नेक्स्ट वन इज रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज, तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन किस रूट से दी जाती है, इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर या फिर इंट्रावीनस। तो जो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन दी जाती है इंट्रामस्कुलर दी जाती है, एट द टाइम ऑफ बर्थ दी जाती है, और यदि बच्चे का वजन 2 किलो से कम हो तब हम इंतज़ार करेंगे, वेट करेंगे बच्चे को, तब हम यदि एक आपको क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि बच्चे का वेट कितना हो, 2 kg से भी कम हो, तब हम हेपेटाइटिस बी वैक्सीन नहीं देंगे। और जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं उनको मैंडेटरी रखी जाती है हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेटेड होना। किस रूट से दी जाती है, इंट्रामस्कुलर रूट से। नेक्स्ट वन इज What is the amount of solution should be for giving evacuant enema in adult? evacuant enema यदि हम किसी पेशेंट को दे रहे हैं, हमें उसका पूरा रेक्टम खाली करवाना है, कितना अमाउंट देंगे सॉल्यूशन का, 100 ml और लेस, 150 ml और लेस, 250 to 500 ml या फिर 500 to 1000 ml। यदि evacuant enema देना है हमें किसी एडल्ट पेशेंट को तो कितना अमाउंट होगा सॉल्यूशन का, 500 से 1000 ml तक। नेक्स्ट वन इज मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन इज, तो नाइट्रोग्लिसरीन किसके लिए दी जाती है, एंजाइना पेक्टोरिस के पेशेंट में चेस्ट पेन के को ट्रीट करने के लिए, फिर ड्रग ऑफ चॉइस हम कह सकते हैं, सबलिंगुअली दी जाती है। क्या साइड इफेक्ट होंगे, एब्डोमिनल क्रैम्प, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर या फिर हेडेक। तो कॉमन साइड इफेक्ट होंगे नाइट्रोग्लिसरीन के, वो क्या होंगे, हेडेक। नेक्स्ट वन इज द फर्स्ट रिकॉर्डेड पेंडेमिक वॉज कॉल्ड द ब्लैक डेथ इज, तो पहली महामारी जिसको हमने ब्लैक डेथ कहा था वो कौन थी, रेबीज, लेप्रोसी, प्लेग या फिर कोविड-19। तो फर्स्ट महामारी रिकॉर्ड की गई थी ब्लैक डेथ के रूप में, वो कौन थी, वो थी प्लेग। क्या थी, प्लेग। नेक्स्ट वन इज
एम्बुलाई ड्यू टू डीबीटी गोज टू, तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस के थ्रू जो एम्बुलाई बनेगा वो कहाँ पर जाएगा, स्प्लीन में, लिवर में, लंग्स में या फिर ब्रेन में। तो जो एम्बुलाई डीप वेन थ्रोम्बोसिस के कारण बनेगा, डीबीटी के कारण बनेगा, ये फ्लोट होते हुए कहाँ पर पहुँचेगा, लंग्स में। क्या होगा, जो कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म है जो क्रिएट करेगा। नेक्स्ट वन इज बॉन्ड डिस्पेसिया इज ड्यू टू, तो बॉन्ड डिस्पेसिया किसके कारण होगा, हार्मोनल इम्बैलेंस, विटामिन डेफिशिएंसी, फॉल्टी डेवलपमेंट या फिर फॉल्ट न्यूट्रिशन। बॉन्ड डिस्पेसिया होगा किसके कारण, ये होगा फॉल्टी डेवलपमेंट के कारण। नेक्स्ट वन इज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन अ न्यूनेटेस, तो न्यूनेट में कितना हीमोग्लोबिन होगा, 14 से 16 ग्राम परसेंट, 16 से 18 ग्राम परसेंट, 12 से 14 ग्राम परसेंट या फिर 10 से 12 ग्राम परसेंट। तो एक न्यूनेट की बात की जा रही है तो कितना होगा, 16 से 18 ग्राम परसेंट तक। नेक्स्ट वन इज पढ़े भारत कैंपेन इज लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री। क्वेश्चन है यहाँ पर, पढ़े भारत कैंपेन किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो पढ़े भारत कैंपेन लॉन्च किया गया था 2022 में ही, इसको लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। पढ़े भारत कैंपेन अलग है, तो यहाँ पर पढ़े भारत कैंपेन लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। कब, 10 अप्रैल 2022 को। 1 जनवरी से 10 अप्रैल 2022 तक के लिए 100 दिन का कैंपेन लॉन्च किया गया था पढ़े भारत। तो कब हुआ था, 1 जनवरी से 10 अप्रैल तक का इसके लिए ड्यूरेशन रखा गया था, किसके लिए, 100 दिन तक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में जो आ सकता है वो है नाटो, जो कि अभी यूक्रेन और रूस के युद्ध के कारण आया था न्यूज़ में। नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 4 अप्रैल 1949 को बनाया गया था। हेडक्वार्टर हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है इसका। लेकिन इसके जो भी छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं उनको यहाँ पर ऐड किया गया है। और यूक्रेन और रूस का युद्ध भी इसी के कारण हुआ है कि यूक्रेन को क्या है, नाटो देशों में शामिल ना किया जाए। नेक्स्ट वन इज रिसेंटली विच कंट्री डोंट हैव द वीटो पावर। तो वीटो पावर मैंने आपको बहुत पहले समझाया था। तो यहाँ पर है कौन सा देश जिसके पास वीटो पावर नहीं है, चाइना, फ्रांस, रसिया या फिर यूक्रेन। तो अभी जो वीटो पावर है इसके टोटल परमानेंट मेंबर कितने हैं, जो सदस्य हैं रूस, यूएस, यूके, चाइना एंड फ्रांस क्या है, परमानेंट मेंबर है। लेकिन यूक्रेन के पास मेंबरशिप नहीं है। क्या है, यूक्रेन के पास इसकी मेंबरशिप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कुछ प्रोग्राम्स हैं जो कि 7 से 8 प्रोग्राम जो आपके एग्जाम में आते हैं, तो वो यहाँ पर देखेंगे हम, जो कि एमसीक्यू बेस्ड नहीं यहाँ पर पूरा उनको बताया गया है, क्योंकि इसी टाइप से एग्जाम में आपको आएंगे तो एमसीक्यू बेस्ड, लेकिन एक प्रोग्राम से 5-5, 6-6 क्वेश्चन तक बनते हैं। इसलिए फर्स्ट है यहाँ पर आरबीएस के प्रोग्राम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। फुल फॉर्म आता है, डेट पूछी जाती है, बेनिफिशियर्स पूछे जाते हैं और इसके 4D ग्रुप पूछे जाते हैं। फर्स्ट है यहाँ पर राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने 2013 में फरवरी 2013 में लॉन्च किया था। तो यहाँ पर राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का जो एम रखा गया था, एक इसके लिए था जिसमें चाइल्ड हेल्थ स्क्रीनिंग इनिशिएटिव, अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज है जो इंक्लूड की गई थी। अब यहाँ पर जो सर्विसेज हैं कितनी, टोटल 30 इसमें आइडेंटिफाइड हेल्थ कंडीशन इंक्लूड की गई थी, जिसका प्री ट्रीटमेंट मैनेजमेंट है जो प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो अब जो 30 कंडीशन थी इनको 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया था। तो इन चारों ग्रुप में वो टोटल 30 है जो इंक्लूड कर दी गई थी। तो वो क्या थी, डिफेक्ट एट बर्थ, ध्यान से देखिए आरबीएस की लॉन्चिंग डेट, फुल फॉर्म, और जो यहाँ पर बेनिफिशियर्स उनको कौन से 4Ds हैं जो जिसमें टोटल 30 डिसीज़ हैं इंक्लूड की गई थी, 30 प्रॉब्लम्स हैं इंक्लूड की गई थी। तो 4Ds क्या हैं, डिफेक्ट्स एट बर्थ, डेफिशिएंसीज, चाइल्डहुड डिसीज एंड डेवलपमेंटल डिले एंड डिसेबिलिटीज़। तो वो कौन कौन सी हैं, तो ये रही यहाँ पर टोटल 4। डिफेक्ट एट बर्थ में क्या हो जाएंगे, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, क्या होगा, एनटीडी, डाउन सिंड्रोम, क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट, ये सभी क्या है, फ्री इनका
स्क्रीनिंग की जाएगी, अर्ली इंटरवेंशन किया जाएगा, फ्री ट्रीटमेंट है जो प्रोवाइड करवाया जाएगा। फिर आता है चाइल्डहुड डिसीज़, जो कि बचपन से ही डिसीज़ है, वो यहाँ पर इंक्लूडेड हैं। डेफिशिएंसी का मतलब है जिनकी कमी के कारण जो प्रॉब्लम हुई है वो, डेवलपमेंटल डिले और डिसेबिलिटीज़ हैं वो, तो यहाँ पर क्या किए जाएंगे, ट्रीट किए जाएंगे। मिशन इंद्रधनुष हमने कल ही पढ़ा है। मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2014 को लॉन्च किया गया था। यहाँ पर जो 8 प्रिवेंटेबल डिसीज़ हैं इंक्लूड की गई थी वो क्या थी, डिप्थीरिया, बूफिंग कफ, टिटनस, पोलियो, मीजल्स, ट्यूबरक्लोसिस, हेपेटाइटिस बी, मेनिंजाइटिस, निमोनिया एंड रोटावायरस, डायरिया और जैपनीज इंसेफ्लाइटिस है जो यहाँ पर इंक्लूड किए गए थे। नेक्स्ट है यहाँ पर व्हेन वाज द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च्ड। एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था, 1898 में, 1985 में, 1999 में या फिर 1995 में। तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया था 1985 में। कब, 1985 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया था, जो किसका पार्ट है, CSSM प्रोग्राम का। किसका है, CSSM प्रोग्राम किसी का पार्ट है, किसका, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का। देन आफ्टर इसके बाद क्या आ गया था, NRHM 2005 में। नेक्स्ट है यहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम जो कि रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, न्यूनेटल, चाइल्ड, एडोलेसेंट हेल्थ प्रोग्राम है। तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इन प्रोग्राम्स का, जो कि हम एक एक करके है जो अपकमिंग क्लासेस में भी पढ़ लेंगे यदि जो छूट जाते हैं कुछ। फर्स्ट है JSS के कार्यक्रम, एग्जाम में आता है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, मिशन इंद्रधनुष का इंटेंसिफाइड और 2.0 पढ़ चुके हैं हम। फिर यहाँ पर तो अभी हमने RBS के भी पढ़ लिया है, जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, तो पूरे हम यहीं पर आज ही देख लेंगे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट है वो जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम एग्जाम में आता है, जो कि जून 2011 में लॉन्च किया गया था। तो इसमें प्रेग्नेंट मदर और सिक इन्फेंट्स हैं उनकी फ्री है जो केयर करवाई जाएगी, किसमें, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत। फिर है यहाँ पर राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय किशोर से ही आप समझ सकते हैं जो एडोलेसेंट एज ग्रुप है 10 साल से लेकर 19 साल तक के एज ग्रुप इसमें कवर किए जाएंगे। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम 7 जनवरी 2014 को इसके लिए लॉन्च किया गया था। फिर जननी सुरक्षा योजना, तो जननी सुरक्षा योजना लॉन्च की गई थी मैटरनल यूनिटल डेथ को कम करने के लिए। तो 12 अप्रैल 2005 को आई थी। इसका एम था इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज को बढ़ावा देना, जिससे मैटरनल मॉर्टेलिटी और इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट को कम कर सकें। लोगो याद रखें आप, फर्स्ट ये जो लोगो है किसका, जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, इसमें मैटरनल के साथ साथ न्यूनेटल डेथ पर भी फोकस किया गया था। तो जून 2011 में आई थी। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, तो ये जो PMSMA लॉन्च किया गया था 2016 में। इसमें क्या किया गया था, क्वेश्चन एग्जाम में आता है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान कब लॉन्च हुआ था, 2016 में। तो यहाँ पर महीने की हर 9 तारीख को, मंथ की हर 9 तारीख को है जो ANC विजिट करवाई जाएगी। ANC क्लिनिक है जो फिक्स्ड डे कौन था, महीने की 9 तारीख एंटीनेटल चेकअप के लिए। नेक्स्ट नेशनल प्रोग्राम फॉर फैमिली प्लानिंग, तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम आया था 1952 में। नेक्स्ट है मिशन परिवार विकास, तो मिशन परिवार विकास लॉन्च किया गया था 2016 में। जो भी 146 हाई फर्टिलिटी डिस्ट्रिक्ट थे इंडिया के, तो वहाँ पर ये लाया गया था। तो इनका एम रखा गया था कि 2025 तक जो फर्टिलिटी रेट है उसको हमें 2.1 तक लेके आना है। क्या करना है, फर्टिलिटी रेट को हमें कम करना है। एम रखा गया था कि कॉन्ट्रासेप्टिव के थ्रू, डिलीवरी असिस्टेड सर्विसेज के थ्रू या फिर कमोडिटी के थ्रू हम क्या करें, जो जनता बढ़ रही है उसको कम करने की कोशिश करें। तो इसके लिए प्रोग्राम को लाया गया था। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। लाइमी डिसीज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन थ्रू द, तो ह्यूमन में लाइमी डिसीज किसको थ्रू होगी, टचिंग एन इन्फेक्टेड पर्सन, किसिंग एन इन्फेक्टेड पर्सन, हैविंग सेक्स विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन, या फिर नन ऑफ द अबव। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। जो नेक्स्ट क्लास होगी इसमें इसका आंसर आपको बताया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय, गुड नाइट।